श्रोताओं नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सितांशु श्रीवास्तव जी हैं, जो लोहिया संस्थान के बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। और जो विषय है, जो बच्चों में श्वसन की समस्याएं आ रही हैं, श्वसन तंत्र में जो परेशानियां हो रही हैं, मौसम भी बदल रहा है, तो इस पर जो परेशानियां हैं इसका समाधान तलाशने के लिए क्या विशेषज्ञ सलाह हो सकती है, इसके लिए हमने सितांशु जी को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चों का श्वसन तंत्र है वो बड़ों के श्वसन तंत्र से किस तरह अलग होता है, कितना वो डेलिकेट होता है, कितना सेंसिटिव होता है। देखिए, हम सभी सांस ले रहे हैं और जो हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन तंत्र है, इसका मतलब जो शुरुआती ईयर्स है, मतलब बच्चे का जन्म के बाद का समय और उसके 5 साल से 10 साल के बीच में उसके लंग्स या उसके फेफड़ों का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर इस समय कोई भी ऐसी चीजें, पोल्यूशन या कोई भी ऐसा इंसल्ट होता है तो वो डायरेक्टली उसके फेफड़ों पे इफेक्ट होता है, क्योंकि वो बच्चा सांस ले रहा है और सब लोग ही सांस ले रहे हैं। और बड़ों में क्योंकि विकास हो चुका होता है तो उनमें जो समस्याएं होती हैं वो अलग हो जाती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, हम सभी ने देखा कि कोरोना काल में सांस कितनी महत्वपूर्ण है, श्वसन तंत्र स्वस्थ रहना कितना समीचीन है, इसको हम सभी ने देखा। डॉक्टर साहब, आप ओपीडी में देखती होंगी, अपने संस्थान में देखती होंगे बच्चों को, तो किस तरह की समस्याएं बहुत ही कॉमन? देखिए, जो ओपीडी में हम लोग देखते हैं इसमें खांसी, बुखार, इस तरह की बीमारियों का दर बहुत बढ़ गया है। अच्छा। वो उसका कारण जो हम लोगों को लगता है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो शोध भी करते हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शंस की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा एक और जो हम लोग एक ट्रेंड या एक प्रक्रिया देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो बार बार खांसते हैं, वीज करते हैं बिना बुखार के, ऐसे बच्चों का भी दर काफी बढ़ गया है, जिसको हम लोग एक तरह की एलर्जी कहते हैं। तो ये एलर्जी का भी दर बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पहले। तो हमारे 50% बच्चे सांस की प्रॉब्लम्स या खांसी की दिक्कतों के साथ आते हैं ओपीडी में। जी। तो डॉक्टर साहब, हम एलर्जी पर ही शुरू करें अपनी बात। तो एलर्जी जैसे बताया कि बहुत कॉमन हो गई है और जो पेशेंट है उसमें लगभग आधे उसी के रहते हैं। तो क्या कारण आप मानती हैं कि क्यों इस तरह से पेशेंट्स की या बच्चों में इसकी संख्या इतनी बढ़ी है इस समस्या के? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा हम मानते हैं कि एलर्जी की शुरुआत छोटेपन से ही हो जाती है। तो छोटेपन का मतलब है कि जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद जो 1 साल के अंतराल में उसको बहुत सारी ऐसी चीजें, घर का एनवायरनमेंट वो फेस करता है, बाहर का एनवायरनमेंट भी होता है जिसका असर होता है, तो इन सब चीजों का असर पड़ता है। पर एक जेनेटिक प्रीपॉन्डरेंस कहते हैं या जेनेटिक ज्यादा होने की संभावना, तो वो एक रहती है अंडरलाइंग। उसके अलावा बाहर की बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, जैसे इंडोर एनवायरनमेंट। अगर बच्चा छोटा है तो वो सबसे पहले तो घर में ही रहता है, तो वो एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जो इंडोर एनवायरनमेंट में जो चीजें जो इफेक्ट कर सकती हैं एलर्जीज पे, वो ये मॉस्किटो कॉइल का जलाना, अच्छा, धूप बत्ती का जलाना जिसमें धुआं जनरेट हो रहा है। तो आपका कहना है इंडोर पोल्यूशन भी? इंडोर पोल्यूशन, कारपेट्स होना, पर्दे होना जिनको सही समय पे धोया ना जाए या धूप ना दिखाई जाए, तो उससे कुछ ऐसे कीटाणु भी, जिसको हाउस डस्ट माइट कहते हैं, वो निकल के आते हैं जो एलर्जीज कॉज करते हैं। पेट्स भी होते हैं, जिसमें डॉग्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट कॉकरोच है, कैट्स हैं, इनका रोल है जो एलर्जी की वो बढ़ाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों में शुरुआत क्या होती है? स्किन एलर्जी से होती है। वो सांस की एलर्जी नहीं होती। सबसे पहले स्किन एलर्जी होती है इन 1 ईयर ऑफ लाइफ। तो मतलब स्किन एलर्जी मतलब बच्चे की स्किन बहुत ड्राई होना, सर पे पपड़ी पड़ना, अक्सर चेहरा सर्दियों में एकदम लाल हो जाना, खुजली होना। बच्चे कई बार होते कान नोचते हैं, छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते, जब खुजली होती है तो वो अपना चेहरा भी और कान नोचते हैं। तो ये इसको हम लोग कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक मतलब एक तरह की एलर्जी, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की प्रॉब्लम। तो एलर्जी स्किन की सबसे पहले चालू होती है, फिर स्किन की एलर्जी के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे नाक की और फिर श्वास की एलर्जी की तरफ बढ़ती है। डॉक्टर साहब, हम एलर्जी पर बात कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आते हैं हमारे पूरे जो श्वसन तंत्र है, बच्चों का जो श्वसन तंत्र है, एलर्जी मान लीजिए किसी को है तो क्या परिवर्तन आते हैं? तो जैसा अभी मैंने बताया कि शुरुआत हो जाती है 1 साल से पहले, तो हम लोग इसको कहते हैं एटोपिक मार्च। मार्च मतलब जैसे मार्च करते हुए कोई आगे बढ़ता है, उसी तरह एलर्जी मार्च करते हुए आगे बढ़ती है, अगर उसको सही समय पे रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, ट्रीट नहीं करा गया। तो इसके लिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि अगर कोई भी इस तरह की कोई भी प्रक्रिया हो रही है बच्चे के साथ तो उसको कंसल्ट करना चाहिए और किस तरह हम आगे उसको बढ़ने से रोकें ये हमें देखना चाहिए। तो एटोपिक मार्च एक ऐसी प्रक्रिया है जो बढ़ती है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें फेफड़े भी प्रभावित हो जाते हैं एलर्जी में? कि नाक, क्योंकि छींक बहुत आती है, अक्सर देखा जाता है छींक आ रही है, बच्चे अपनी आंखों को रब कर रहे हैं और नाक से पानी भी गिरता रहता है, सूखी खांसी आती है, तो मुझे लगता है कि क्या फेफड़े भी आगे चल के प्रभावित हो सकते हैं या होते हैं? हाँ, आपका बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो नाक का भाग है वो नीचे जाके फेफड़ों से ही कनेक्टेड है और जो एपिथेलियम या जो भी हमारी नाक की नली है वो आगे वो जाके फेफड़ों की नलियों से ही कनेक्टेड है। तो बच्चे में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जब वो सांस ले रहा है तो सबसे पहले क्या नाक इफेक्टेड होती है, पहले स्किन होती है, फिर नाक का भाग इफेक्टेड होता है जिससे छींकें आती है और ये सब हो सकता है। उसके बाद जैसे जैसे वो एलर्जी नीचे की तरफ बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं मार्च, एलर्जिक मार्च, वो फेफड़ों की नलियों पे असर करता है, जिसको हम एयरवेज कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अच्छा। और तभी साय साय की आवाज आती है बच्चों में जब खांसते हैं या खांसी बढ़ जाती है, तो ऐसा भी होता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि वीजिंग होती है, साय साय की आवाज आती है, और भी कुछ लक्षण होते हैं एलर्जी के? कई बच्चों में वीजिंग ना हो के वो केवल खांसते भी हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि वो केवल खांसी के साथ आते हैं, या ऐसा भी होता है कई बार कि सवेरे और रात में ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, दिन भर बच्चा ठीक रहता है, तो उसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग कॉफ, मतलब सवेरे उठ के खांसना या रात में भी उठ के खांसना, रात में उठ के बैठ जाना, ऐसा होता है। दूसरी तरह की एलर्जी होती खराटे लेना, क्योंकि बच्चे का क्या होता है, नाक बंद हो जाती है कई बार, कई कारणों से एलर्जी से, तो वो मुंह से सांस लेता है। तो जब नाक बंद होगी तो वो आवाज आएगी सोने में और उसको हम लोग खराटे कहते हैं। या उसको कई बार वो ऐसे मैनिफेस्ट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब नाक इतनी बंद हो जाना कि बच्चा मुंह से सांस ले रहा है और सांस भी कई बार ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। बच्चा अचानक से उठता है। तो ये भी ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जब वो बढ़ जाए काफी। जी। डॉक्टर साहब, आपको क्या कारण लगता है कि एलर्जी की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है? हम लोग भी अपने बचपन में खेले हैं मिट्टी में, धूल में, तो इतनी नहीं रहती थी। अब ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, या इंडोर आउटडोर प्रदूषण भी बहुत सारा ज्यादा बढ़ गया, तो आपको क्या कारण लगता है इसका? देखिए, इंडोर की तो जैसे अभी बात करी कि हम लोग वेस्टर्न तरीकों की तरफ जा रहे हैं, घर में प्लांट्स की कमी है, आपके आसपास पड़ोस में प्लांट्स की कमी है, पेड़ कट रहे हैं, एनवायरनमेंट में आप खुद ही चेंज देख रहे हैं। देखिए, गर्मियां कितनी बढ़ रही हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो रही है, सर्दी बहुत कम समय के लिए रहती है, प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है। तो ये सारी चीजों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है हमने ही उनको ऐसी एनवायरनमेंट दिया है। तो ये एक तरह से हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जागरूकता होनी चाहिए और इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए हम सबको अपने लेवल पे कि हम क्या कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर एलर्जी को ट्रीट ना किया गया तो इससे बच्चे के विकास पर शारीरिक मानसिक क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एलर्जी ट्रीट नहीं करा गया तो बच्चा कई बार बहुत परेशान रहेगा। जब वो परेशान रहेगा तो ना तो वो ठीक से खेल पाएगा, कई बार उसके खेल कूद करने में भी लिमिटेशन हो जाए, समस्या आ जाएगी। दूसरी चीज, उसका स्कूल परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट होगा, वो स्कूल नहीं जाएगा अक्सर, वो सवेरे दिक्कत रहेगी और रात में सोया नहीं बच्चा, सवेरे उठ नहीं पाया, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो स्कूल एब्सेंटिज्म भी हम लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा बच्चा जब देखेगा दूसरा बच्चा तो सब कुछ कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, इसको हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। और पेरेंट्स का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये दोनों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये सारी चीजों का सही समय पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ये कब होगा, जब जागरूकता होगी। तो डॉक्टर साहब, अब हम ट्रीटमेंट पर ही आते हैं, तो इसका सही उपचार क्या है? सबसे पहले तो पहचानना है कि ये एलर्जी है और कोई और विकृति या कोई और समस्या नहीं है। तो इसका क्या प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं कि एलर्जी का ट्रीटमेंट सटीक हो और एक समय पर बच्चे का विकास प्रभावित ना हो? देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझाएं इस चीज को, कि अगर आंखों में दिक्कत होती है तो चश्मा पहना जाता है, उसी तरह अगर नाक में दिक्कत है तो नाक का इलाज होता है। अगर नाक की एलर्जी है, अगर श्वास की नलियों की एलर्जी है तो वहां की दवा चाहिए होती है। स्किन की एलर्जी है तो कुछ उसके लिए भी उपचार होते हैं। तो इसमें देखिए, एक चीज मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूंगी कि इसमें ओरल टैबलेट्स, सिरप्स, इनका अपने आप से प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भी एलर्जी को कंट्रोल तो कर देंगी पर
उसको जड़ से या जहाँ पे उसको खत्म नहीं अफेक्ट कर करना चाहिए। और ओवर द काउंटर मेडिसिन भारत में तो बहुत आसानी बहुत से मिल ही आसानी जाती से है। मिलती हैं। तो एंटी एलर्जिक्स हमेशा खाने से या करने से नुकसान ही ज्यादा होगा। तो जहाँ का प्रॉब्लम है वहाँ का ट्रीटमेंट लेना ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, कुछ आप लोग जांच भी कराते हैं? मान लीजिए किसी बच्चे को है एलर्जी की समस्या, तो वो आपके पास आता है, तो क्या क्या जांचें आप कराते हैं? देखिए, जांचों में स्किन की एलर्जी तो सिम्टोमेटिक होती है, तो हम लोग बच्चे को वो एग्जामिन स्किन करके, अच्छा, हाँ, देख के पता एग्जामिन करके उसके सिम्टम्स कितनी बार हो रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, स्किन में क्या चेंज है, उससे ही पता चल जाता है। नाक के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, टॉर्च से भी देख लेते हैं कई बार, और सिम्टम से होता है। श्वास की एलर्जी के लिए हमारे पास कुछ मशीनें होती हैं जिसको हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं। बहुत मामूली मशीन है, कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसमें बच्चा फूकता है और कितना सिकुड़न का दर है उससे पता चल जाता है। तो पर वो 5 साल से बड़ा बच्चा ही कर पाता है। तो 5 साल से छोटे बच्चे में अगर होता है, हम लोग कई बार स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, जिसको एलर्जी टेस्ट कहते हैं। हम लोग राम मनोहर लोहिया में भी कर रहे हैं, पीडियाट्रिक विभाग में, क्योंकि इस तरह के शोध छोटे बच्चों में 5 साल से कम में हर जगह नहीं हो सकते। तो हम लोग क्योंकि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में इसी विषय पे शोध कर रहे हैं, तो हम लोग स्किन प्रिक टेस्ट भी करते हैं। उससे पता चलता है कि अच्छा, ये एलर्जन से बच्चा सेंसिटाइज्ड है, मतलब ये एलर्जी का कारण हो सकता है। पर हम बच्चे को पूरा देख के ही, उसको एग्जामिन करके ही पता चलता है। डॉक्टर साहब, इनहेलर्स इसमें दिए जाते हैं जब समस्या होती है श्वसन की, पर एक मिथ भी रहता है या कहीं भ्रांति भी मन में है कि इसकी तो आदत पड़ जाएगी, तो ये कितना सही है लेना, तो कितना जरूरी है? देखिए, इनहेलर्स जो है, ऐसे अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं। अगर हम कुछ एक नाम गिनाना चाहें, सौरभ गांगुली, वो तो इनहेलर लेके स्पोर्ट्स खेलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो इनहेलर्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद लिया है। और जो हम लोग भी देखते हैं और कहते भी हैं कि इनहेलर्स कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते, बट अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपका सही उपचार तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बच्चे के विकास में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आता इनहेलर्स लेने पे। उल्टा उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका जो स्कूल परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें और बेहतर ही होती हैं क्योंकि उसका सही उपचार चल रहा है। दूसरी चीज, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ये मैं उससे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब टैबलेट लेते हैं तो वो मिलीग्राम में होती है। इनहेलर की जो दवाइयां होती है माइक्रोग्राम में होती है, मतलब 1000 गुना कम होती हैं। और वो कहाँ असर कर रही? जो इनहेलर हम ले रहे हैं वो सांस की नलियों पे असर कर रही है। जब हम मिलीग्राम में एक दवा खाते हैं तो वो पूरे ब्लड में जाती है, हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। मतलब अगर एक एंटी एलर्जिक बच्चा खा रहा है तो वो उसको नींद भी ज्यादा आएगी, उसकी एलर्जी कम होगी पर उसको नींद भी आएगी, सुस्ती भी रहेगी। पर ये दवा क्या करेगी? ये जाएगी माइक्रोग्राम में होती है और इसका जो असर होता है जहाँ पे होना है वहां होता है। तो इनहेलर्स लेना सेफ है, पर डिसाइड आप करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल्स अलग अलग होते हैं, ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। डॉक्टर साहब, क्या एलर्जी की समस्या से कोई बच्चा पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है? देखिए, पूर्ण रूप से मुक्त भी हो सकता है, क्योंकि एक दवा क्या है, एक दवा एक बच्चे में ज्यादा असर कर सकती है, एक बच्चे में कम असर कर सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी बच्चे में जो एलर्जी की जो दर है वो थोड़ा सा कम है, तो ये जो दवाइयां देने के बाद वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है अगर वो सब कुछ करे। पर वही बच्चे में जहाँ पे उसको नाक की भी है, सांस की भी है और स्किन की भी है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि कंट्रोल हो जाएगा। पूरी तरह से क्योर होना तो कई बार नहीं भी हो पाता। पर किसी का होता है, किसी का नहीं होता। शरीर का फर्क है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, फ्लू की जो वैक्सीन भी लगती है, तो उससे क्या एलर्जी की रोकथाम संभव है? देखिए, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि फ्लू का वैक्सीन लगने से काफी तरह के वायरल इन्फेक्शंस प्रिवेंट हो सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सारे वायरल नहीं होंगे, पर कुछ हद तक वायरल का प्रिवेंशन हो सकता है। तो अगर लगवा सके तो लगवा ले, ऐसा कोई वो नहीं है। आप चलते चलते डॉक्टर साहब, आप बच्चों के श्वसन तंत्र पर आपका बहुत काम है, बहुत व्यापक अनुभव है, तो हमारे माता पिताओं के लिए क्या संदेश है कि वो अपने बच्चों का जो श्वसन स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाएं और एलर्जी, खासकर जो आज का हमारा विशेष टॉपिक था एलर्जी, उससे वो बचाएं और एक अच्छा भविष्य उनको दें? देखिए, माता पिता को केवल एक संदेश है कि इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरह का ऐसा सिम्टम आ रहा है तो उसको जरूर कंसल्ट करे प्रॉपर, और कभी भी ये ना सोचे कि अगर डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब करा है, इनहेलर्स या कोई भी ऐसी मेडिकेशन लिखी है, तो उससे कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसकी आदत लगेगी या बच्चा हमारा ऐसा ले रहा है। तो उसके साथ जो और भ्रांतियां जुड़ी हैं उनको मन से निकाल दें। तो एक खुले भाव से इसको अप्रोच करना चाहिए। जागरूकता बहुत जरूरी,
जरूरी, उसी से प्रिवेंशन होगा, और ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी है। तो ये तीनों चीजें हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे नन्हे मुन्नों के लिए आपने उनके स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी बातें बताई, विभिन्न विषयों पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।